जी आप वापस अपने ससुराल चले जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझसे तो नहीं हो पा रही आप लोगों की सेवा। बस परेशान करके रख दिया है मुझे। आखिर आज बहू नेहा गुस्से में बोल ही गई। हाय हाय कैसे जबान चल रही है इसकी। शर्म नहीं आती थी ये सब कहते हुए, वो भी अपनी नंदों को, इस घर की बेटियों को, जिसका इस घर पर इससे पहले हक है। यहाँ हमारी अम्मा बीमार है, हम उसे देखने के लिए आए हैं, और ये हमसे हमारी अम्मा को दूर करना चाहती है। बड़ी ननद माला बोली। अरे जीजी, हमारी अम्मा के बाद क्या रहेगा हमारा मायका, जब भाभी अम्मा के रहते ही हमसे ये सब कह रही है तो। हे भगवान, हमारा तो मायका ही खत्म हो जाएगा। छोटी ननद कोमल भी अपने झूठे आंसू बहाते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे मायका खत्म हो जाएगा। मैं भी देखती हूँ कि किसमें हिम्मत है हमें हमारे ही घर से निकालने की। बड़ी आई हमें हमारे ही मायके आने से रोकने वाली। अरे हमारे बाबूजी का बनाया हुआ मकान है ये, इस पर कुंडली मारकर बैठ रही है, हमारे ही घर का खाती है और हमें ही यहाँ आने से रोक रही है। बड़ी ननद माला अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो दोनों। पता है ना कि अम्मा की तबीयत खराब है, फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रही हो तुम लोग। अब की बार भाई रमेश बाहर से अंदर आते हुए बोला, जो कि ऑफिस से अभी अभी आया था और जिसे बाहर ही सारी बहसबाजी सुनाई दे रही थी। अरे हमसे क्या पूछ रहा है, अपनी बीवी से पूछो। हमें अपने ही मायके आने से रोक रही है, कह रही है कि वापस चले जाओ। क्यों भाई, हमारे माता पिता का मकान है, एक बार नहीं 10 बार आएंगे। ये होती कौन है हमें वापस जाने के लिए कहने वाली। माला बराबर जवाब देते हुए बोली। ये सुनकर तो रमेश भी एक बार हैरानी से नेहा की तरफ देखने लगा, क्योंकि नेहा कभी इस तरह से जवाब किसी को देती नहीं थी। शादी के 15 साल हो गए, दोनों नंदे भी तेज स्वभाव की थी, लेकिन बावजूद इसके उसने कभी पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया। फिर ऐसा क्या हो गया कि आज उसने पलटकर जवाब दे दिया। नेहा अम्मा जी की इकलौती बहू और रमेश की पत्नी थी, हमेशा चुपचाप घर के कामों में लगी रहने वाली, आए गए का सम्मान करने वाली, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। दो नंदे थी, माला और कोमल, दोनों शादीशुदा थी और बड़ी तेज स्वभाव की थी। बड़ी ननद माला तो जिसमें बड़ी ही तेज जबान वाली थी, बोलने से पहले कभी कुछ सोचती भी नहीं थी। उनके साथ भी वो निभा रही थी। इनके अलावा उसे खुद के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा राजू जो कि अभी 15 साल का था और इस बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहा था, और बेटी तनु 13 साल की थी जो 8वीं बोर्ड की परीक्षा दे रही थी। राजू बड़ा सीधा साधा, पढ़ने में ठीक ठाक ही था। अभी दोनों बच्चों की परीक्षाओं का वक्त चल रहा था, लेकिन पिछले 10 दिन से अम्मा की तबीयत खराब थी। सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो चुका था और बुखार आ जा रहा था। नेहा उनका भी पूरा ध्यान रख रही थी, पर अम्मा का ख्याल रखने के बहाने दोनों ननद माला और कोमल यहाँ डेरा जमाए बैठी हुई थी। दोनों के बच्चे अब कॉलेज में आ चुके थे, इसलिए बेफिक्र होकर यहाँ पड़ी हुई थी, और फिर अपनी आदत अनुसार खुद तो आराम से पड़ी रहती और बैठे बैठे कभी नेहा को तो कभी राजू को तो कभी तनु को काम बताती रहती। 3 कमरों का छोटा सा घर ही तो था, उसमें भी बाहर वाले कमरे में बैठकर दोनों जोर जोर से ठठियाती रहती। ये भी नहीं सोचती कि बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में भी काफी परेशानी होती होगी। तनु छोटी जरूर थी, लेकिन बोलने में पीछे नहीं होती थी। वो तो बाहर आकर टोक भी देती थी। बुआ जी, आपको पता है ना कि हमारी परीक्षाएं चल रही है और अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम आप धीरे बोलो ना। ओहो, बड़ी आई हमें चुप कराने वाली। कौन सा पढ़ लिख कर बैरिस्टर बन जाएगी, सेकनी तो तुझे भी रोटियां ही है। बुआ जी, बैरिस्टर बनूं या नहीं बनूं ये बात की बात है, लेकिन अभी परीक्षा चल रही है तो हमें पढ़ने दो, नहीं तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा धीरे से हंसो बोलो आप। हम अपने मायके में कैसे हंसे बोले वो अब तुम बताओगी क्या हमें। बित्ती भर की छोरी है, उतनी ही रहे, हमारे सिर पर चढ़कर नाचने की जरूरत नहीं है। अरे चुप करो ना तुम दोनों, उसकी परीक्षा है, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। गलत तो कुछ भी नहीं कह रही वो, अम्मा बीच में डांटते हुए बोली। वाह अम्मा, बड़े माथे चढ़ा रही हो उसे। आगे चलकर तो चूल्हा चौका ही करना है, घर का काम सिखाओ, क्या आप पढ़ाने में लगी हुई हो। ज्यादा बकवास मत करो, उसकी उम्र भी पढ़ने की है, खुद तो ढंग से पढ़ी नहीं और जो पढ़ रहा है उसे भी रोक रही हो। आखिर अम्मा डांट कर कहती तो दोनों चुप हो जाती, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वही हाल। कभी पढ़ते हुए राजू को किसी न किसी काम के लिए उठाकर भेज देती, और ज्यादा कुछ नहीं तो हमारा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दे, टीवी चालू कर दे, हमारे लिए पानी का ग्लास ला दे। कोई ना कोई काम बताती ही रहती, और राजू इतना सीधा कि कुछ भी कहता नहीं। लेकिन नेहा इससे बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। एक तो राजू ऐसे ही पढ़ने में औसत था, ऊपर से पढ़ते समय उसे बार बार कोई ना कोई काम बता दे तो कहाँ पढ़ने में मन लगे। जानती थी कि अम्मा भी अपनी बेटियों को डांट रही थी, लेकिन उन पर तो असर कुछ भी हो नहीं रहा था।
अभी शाम को भी राजू पढ़ ही रहा था। उस समय नेहा बाहर सब्जी लेने गई हुई थी। इतने में माला राजू के पास आई और उसे पैसे देते हुए बोली, अरे राजू, जा जरा पास में हलवाई की दुकान पर जा तो, और वहां से हमारे लिए कचौरी समोसे लेकर आ। आज कुछ हलवाई के हाथ का बना खाने की इच्छा हो रही है। पर बुआ जी, मैं तो पढ़ रहा हूं ना, राजू ने कहा। अरे थोड़ी देर में कौन सा सब कुछ पढ़ लेगा। जितनी देर मुझसे बहस कर रहा है उतनी देर में तो जाकर ले भी आएगा। चल उठ, पहले मेरा काम कर। कहते हुए माला ने उसकी बाह खींचकर उसे खड़ा कर दिया। आखिर राजू को जाना ही पड़ा। लेकिन जब वो कचौरी समोसे लेकर वापस आ रहा था उस समय नेहा भी सब्जी लेकर आ रही थी और उसने राजू को देख लिया। नेहा ने उसे आवाज लगाकर रोक लिया। अरे राजू, तुम यहाँ? तुम तो पढ़ाई कर रहे थे ना, फिर बाहर कहाँ घूम रहा है? क्या करूं मम्मी, बुआ ने कचौरी समोसे लेने भेज दिया, वही लेने आया था। अरे तो मना नहीं कर सकता था? अभी तेरी पढ़ाई जरूरी है, तेरा बाहर घूमना? परसों गणित का पेपर है, याद है ना तुझे? नेहा उसे डांटते हुए बोली। मना तो किया था, पर उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर खड़ा ही कर दिया तो क्या करता। राजू का जवाब सुनकर नेहा को बड़ा गुस्सा आया और उसके बाद ही घर आकर दोनों नंदों से उसकी ये सारी बहसबाजी हुई थी। तभी रमेश ने नेहा से पूछा, पर आज नेहा चुप नहीं रही। क्या करूं मैं, बच्चों की परीक्षा चल रही है, परसों राजू का गणित का पेपर है। आपको तो वैसे ही पता है कि वो पढ़ाई में कितना औसत है, और ऐसे में दोनों जीजी उसे किसी न किसी काम से बाहर भेज देती है। ये अपने कामों में लगा लेती है, उसको पढ़ने तक नहीं देती। अम्मा कुछ कहती है तो भी ये लोग सुनती नहीं है, तो क्या करूं? जवाब देना ही पड़ेगा, आखिर मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। देखा कितनी जबान चल रही है इसकी। अरे कौन सा पढ़ लिख कर वो बैरिस्टर बन जाएगा, पढ़ाई में तो वैसे ही कमजोर है। माला ने चिढ़ते हुए कहा। और वैसे भी हमारी अम्मा की तबीयत खराब ना होती तो हम तो कभी ना अपने घर बार को छोड़कर यहाँ तुम्हारे घर पर बेइज्जती करवाने के लिए रुकते। अब की बार कोमल भी बोली। तो तुम लोगों को रोका किसने है? जाओ अपने अपने घर। मेरी तबीयत का बहाना कर रखा है तुम लोगों ने। सारा काम तो बहू करती है, तुम तो उल्टा काम बढ़ा रही हो और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई में अड़चन डाल रही हो। अब की बार अम्मा बीच में ही बोली। हाय राम अम्मा, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या जो तुम भी हमारी ही बेइज्जती कर रही हो? हाँ, नहीं रुकेंगे हम यहाँ पर, जा रहे हैं यहाँ से। देख लिया हमने, भाभी को डांटने की जगह उल्टा हमें ही सुना रही हो और हमें ही जाने के लिए कह रही हो। माला बेवजह का रोना धोना मचाकर अंदर कमरे में सामान लेने चली गई। हाँ अम्मा, जा रहे हैं हम, अब जब तक खुद नहीं बुलाओगी हम तो नहीं आएंगे। उसके पीछे पीछे कोमल भी ये कहकर चली गई। दोनों को लगा था कि रमेश उन्हें रोकेगा, लेकिन अम्मा ने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। आखिर दोनों फटाफट अपना सामान बांधकर वहां से ऑटो स्टैंड की तरफ रवाना हो गई। रमेश ने अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा क्या कर रही हो, ऐसे बहन बेटियों को नाराज करके भेजते हैं क्या? अरे चुप कर, उनकी नाराजगी की ऐसी की तैसी। उनकी नाराजगी के चक्कर में तेरे बच्चे का पूरा साल बिगाड़ेगा क्या? आ जाएगी दोनों अपने आप, बेटियां तो मेरी ही है ना। सब नौटंकी जानती हूँ मैं उन लोगों की। दोनों मोटी चमड़ी की है, थोड़ी देर के लिए उछलती है, बाकी असर तो दोनों पे कुछ भी नहीं होता। अम्मा भी अपने हाथों को नचाते हुए बोली और जाकर अपने कमरे में आराम करने लगी। लेकिन जब तक बच्चों की परीक्षा चली दोनों उस समय आई ही नहीं। लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद दोनों अपने आप ही अम्मा के पास आ गई।